आइए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 की। अभी तक हमने सेक्शन नंबर 7 तक का जो कंटेंट है, जो प्रोविजंस है, वो एलएलपी एक्ट का हमने कवर अप कर लिया है। एंड मैं मान के चल रहा हूं कि आपको उसके अंदर कोई भी डाउट या कोई भी समस्या, कोई भी दुविधा नहीं आ रही है। और इन केस आपको कोई भी डाउट या कोई भी समस्या आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ में आपको कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है या कहीं पर कोई डाउट है। तो या तो मैं उसका जवाब आपको उसी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, और नहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी, कोई डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है, तो मैं आपके लिए उसका एक अलग से लेक्चर भी रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल कराऊंगा, सो दैट कि आपके पास कोई भी स्पेस, कोई भी रूम ना हो किसी भी डाउट के लिए या किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टी आपको ना आए बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुझसे संपर्क करें, एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करें। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, सो दैट कि अगर मुझे कुछ उसके अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लगे या फिर अगर कुछ ऐसा लगे कि हाँ मैं आने वाली वीडियोस के अंदर कुछ और बेटर कर सकता हूँ, तो वो मैं आपको करके दे पाऊंगा। ठीक है सर, तो बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 की, लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसकी क्या लाइबिलिटी है। तो हमने देखा कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी देख ली हमने स्टार्टिंग में, हमने एलएलपी की लाइबिलिटी देख ली। अब जो हमने डीपी बनाया है, क्या इस बंदे की कोई लाइबिलिटी है? तो हाँ जी, इसकी तो परम लाइबिलिटी है। मतलब कि ये बेचारा तो कुर्बानी इसीलिए हुआ है, इसको लाया ही जा रहा है, इसलिए इससे क्या लिया गया था? इससे लिया गया था कंसेंट, कि सोच समझ के कंसेंट देना। क्यों? क्योंकि तुम ही बनोगे इस कंपनी के कर्ता धर्ता। मतलब कि इस एलएलपी के जो भी एक्टिविटीज होंगी, उन सारे एक्टिविटीज के ऊपर एक्शन कौन लेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर लेगा। इसलिए उससे कंसेंट लिया गया था कि सोच समझ के कंसेंट देना। अगर कुछ भी भूल चूक हुई तो तुम्हें नाप दिया जाएगा, मतलब तुम्हें ही सारी तरीके से पेनलाइज किया जाएगा और तुम ही उस सभी चीज़ों के जिम्मेवार माने जाओगे। तो लाइबिलिटी बहुत ही भयंकर है, बहुत ही बड़ी होती है किसकी? डेजिग्नेटेड पार्टनर की। बट ध्यान क्या देना है, जो पहला इसका टर्म है, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मतलब कि अगर कोई बात, कोई भी लाइबिलिटी के ऊपर प्रोविजन आपके एग्रीमेंट में अगर चीख चीख के लिख दिया गया कि भैया इसकी लाइबिलिटी जो है ना वो इत्तू सी है, मतलब कि छोटी सी लाइबिलिटी दे दी गई, छोटा सा एरिया बता दिया गया, या फिर कह दिया गया कि इसकी कोई लाइबिलिटी ही नहीं है, अगर ऐसा कुछ मेंशन है तब तो कोई बात ही नहीं। फिर तो आपका सेक्शन नंबर 8 जो है बेचारा वो कुछ खास कर नहीं पाएगा। बट ऐसा कभी भी लिखा होगा नहीं। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट, मतलब कि कहीं पे आपके एक्ट में आपने इस तरीके से कुछ प्रोवाइड कर दिया, आपने कुछ एग्रीमेंट में ऐसे कोई क्लॉज डाल दिए तो अलग बात है। अदरवाइज सिंपल टर्म्स में कहें तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? सभी चीजों के लिए। मतलब कि एक एलएलपी के अंदर कोई भी घटना या दुर्घटना हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है सभी एक्ट्स के लिए, सभी मुद्दों के लिए, सभी मैटर्स के लिए, एंड द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एलएलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लायंस। मतलब कॉम्प्लायंस रिलेटेड कोई भी काम अगर करना था, वो हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए जिम्मेवार कौन माना जाएगा? आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर। जिसमें कि इंक्लूड किया जाता है किसको? फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और लाइक रिपोर्ट। मतलब कि कोई भी सूचना जो कि आपको ई फाइल करनी थी, जो कि आपको फाइल करके कस तक पहुंचानी थी? आरओसी तक पहुंचानी थी। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई पार्टनर चेंज हुआ, कोई पार्टनर के अंदर कोई आपका बिजनेस का नाम चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हुआ, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आरओसी को देनी थी, या फिर आपको हर साल प्रोवाइड करनी होती है एनुअल रिटर्न, आपको स्टेटमेंट देना होता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस का, सॉल्वेंसी का, उस टाइप की कोई बातें, या कोई और रिपोर्ट, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको फाइल करनी थी एज पर दी एक्ट और आपने वो नहीं किया, तो उससे रिलेटेड जो भी उसके रिपरकशंस होंगे, मतलब कि जो भी पेनल्टीज इंपोज किया जाएगा एलएलपी के लिए, एलएलपी के ऊपर, उसके लिए भी कौन लायबल होगे? आप ही लायबल होगे, आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। मतलब कि जब भी आप देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर जब भी पेनल्टी लगाई जाती है तो एलएलपी पे लगाई जाती है और साथ ही में डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी लगाई जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेचारा एलएलपी तो मुफ्त में कुर्बान हो गया, किसकी वजह से? इस डेजिग्नेटेड पार्टनर की वजह से। मतलब कि इसने अगर टाइमली एक्शन ले लिया होता या फिर जो भी एक्ट थे उसको अगर अच्छे से फॉलो कर दिया होता तो इस पेनल्टी की जरूरत पड़ती ही नहीं। अब ये पेनल्टी लगी इस वजह से रही है क्योंकि इस डेजिग्नेटेड पार्टनर ने क्या की है? कोई ना कोई लापरवाही की है। तो एलएलपी तो मुफ्त में कुर्बान होगा ही होगा क्योंकि भैया एलएलपी का ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है, बट साथ ही में इस डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी पेनलाइज किया जाता है। कहा जाता है भैया तुम्हारी करतूत है, तुम्हारी वजह से ये गलत एक्टिविटी हुई है फर्म के अंदर, या फिर कोई एक्टिविटी होनी थी, कोई कंप्लायंस होना था जो कि नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। नो डाउट वो एक फाइनेंशियल फाइन होता है, बेसिकली एक तरीके से फाइन इंपोज किया जाता है, बट वॉट एवर जो भी चीज होगा उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है। तो एक्ट में कहीं अलग से कुछ बता दिया गया हो या आपके एग्रीमेंट में कुछ अलग से आपने मेंशन कर दिया हो तो अलग बात है, अदरवाइज इन सिंपल टर्म्स सारी करतूतों के लिए आप ही जिम्मेवार हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही जिम्मेवार है।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 8, उसका प्रोविजन हमने देखा। नाउ सेक्शन नंबर 9 की बात करें तो वो बात करता है चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब कि भैया अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर में कोई चेंज आ गया, मतलब कि आपका सपोज करो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये आपकी फर्म है, इस फर्म के अंदर आपके पास 4 पार्टनर हैं, इस फर्म के अंदर आपके पास 4 पार्टनर हैं, और इस 4 पार्टनर के अंदर पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, पार्टनर 4, आपने इस 1 और 2 को क्या बना दिया था, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, अब किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन से आपका जो ये 2 नंबर वाला पार्टनर था ना, ये चला गया, मतलब ये अब डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहा। कुछ भी रीजन क्या हो सकता है कि सपोज इसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, इसने कहा जी मुझे नहीं बनना डेजिग्नेटेड पार्टनर, या फिर जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि इसको रेजिडेंट होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। कितने दिन के लिए रेजिडेंट की कंडीशन थी कि 120 दिन या उससे ज़्यादा इसको कहाँ रहना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए। ये कंडीशन इसकी फुलफिल नहीं हो रही है, ये बंदा इंडिया के बाहर चला गया, या फिर इस बंदे की डेथ हो गई, या ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, या ये बंदा पागल हो गया, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशंस, कोई भी ऐसे रीजन जिसकी वजह से अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एलएलपी को क्या करना है, एक नया डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर भीतर, 30 दिन के भीतर भीतर अपनी जो वैकेंसी है, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर आपका 2 से 1 हो गया है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पाते हो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो उस केस में क्या कहा जा रहा है कि जितने भी पार्टनर होंगे वो मान लिए जाएंगे कि वो सभी के सब क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, कोई कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि 2 नंबर चला गया तो सिर्फ 1 से काम नहीं चलेगा, हम 1, 3 और 4 इन तीनों को क्या मान लेंगे, इन तीनों को मान लेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, तो ये बता रहा है आपका सेक्शन नंबर 9 कि भैया एक एलएलपी को जो है वो अपॉइंट कर लेना है क्या, 30 दिन के अंदर अंदर, किसको, डेजिग्नेटेड पार्टनर को। अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है, किस कारण से, फॉर एनी रीजन, कह रहा है कोई भी रीजन हो गया, मृत्यु हो गया, छोड़ के चला गया, कुछ भी हो गया, या फिर सब सेक्शन 4 का प्रोविजन या सब सेक्शन 5 का प्रोविजन जो है सेक्शन 7 का वो अट्रैक्ट हो गया। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 4 क्या था, वो बात करता था कंसेंट के ऊपर। तो कंसेंट अगर विड्रॉ हो गया तो उस केस में भी, या फिर कंसेंट आपका एक लिमिटेड टाइम तक था, उसने कहा था 2 साल का कंसेंट दिया था, वो पूरा हो गया, तो उस केस में भी आपको नया अपॉइंट करना पड़ेगा। या फिर सब सेक्शन 5 जो कि कहता था कि जितने भी इस एक्ट के क्लॉजेज हैं या कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, किसको, डेजिग्नेटेड पार्टनर को। तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, लेट्स से रेजिडेंट के ऊपर था, वो अब नॉन रेजिडेंट हो गया, या कोई भी ऐसा क्लॉज जो एप्लीकेबल हो गया है जिसकी वजह से वो डेजिग्नेटेड पार्टनर अब नहीं बन सकता, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया डेजिग्नेटेड पार्टनर लेके आना पड़ेगा। और अगर आप कोई नया डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं लेके आ पाते हो और अगर अकेला डीपी रह जाता है, तो उस केस में सभी पार्टनर्स को क्या मान लिया जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एंड बहुत ही सुंदर प्रोविजन है, बहुत ही प्यारा प्रोविजन है, और काफ़ी रिजिड प्रोविजन भी है, ताकि कोई भी पार्टनर लापरवाही ना करे। ऐसा ना हो कि 2 में से 1 हो गया, कोई किसी को कुछ फ्रॉड दिख रहा था, वो छोड़ के चला गया, अब एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, बाकी 2 पार्टनर अवेलेबल तो है पर बेचारे चुपचाप बैठे हुए कि जी हम क्यों आ गए हैं, कोई पेनल्टी कोई फाइन लगेगी तो ये जाने। तो ऐसा नहीं है, उसके इसमें तीनों को नापा जाएगा, तीनों को, मतलब सारे पार्टनर्स को क्या मान लिया जाएगा कि भैया तुम ही सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, क्योंकि तुम अलग से अपॉइंट नहीं कर पाए। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। नाउ जो अगला सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन नंबर 10, जो कि बात करता है पनिशमेंट की। मतलब कि सेक्शन नंबर 7 जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है और सेक्शन नंबर 9 जो कि बात कर रहा है चेंजेस के ऊपर, अगर इन दोनों के अंदर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, मतलब 30 दिन के आप अपॉइंट नहीं कर पाए तो भी पनिशमेंट लगेगा। और सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड जो भी कंसेंट लेना था, फाइलिंग करनी थी, वो सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर पाए तो भी आपके ऊपर फाइन लगेगा। या फिर जितने डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको मेंटेन करने थे वो फुलफिल नहीं कर पाए तो भी आपके ऊपर फाइन लगेगा। मतलब कि पनिशमेंट क्या मिलेगी सेक्शन नंबर 7 और 9 के कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर, उसकी चर्चा करेंगे हम सेक्शन नंबर 10 में। ठीक है सर, क्या पनिशमेंट है, कह रहा है इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। अब सबसेक्शन 1 किसकी बात करता था, वो कहता था कि भाई साहब किसी भी सूरत में आपको 2 या 2 से अधिक जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर रखने होंगे, और उसमें से एक बंदा कम से कम क्या होना चाहिए, आपका रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर आर लेस देन 2 एंड नन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि आपको कहा गया था कि 2 होने चाहिए, आपके 2 से कम हो गए। आपको कहा गया था मिनिमम 1 रेजिडेंट होना चाहिए, आपका 1 भी रेजिडेंट नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजन है वो कॉन्ट्रावीन हो रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। क्या कह रहा है, एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर। ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी एक चीज को कहा था कि इस पे फोकस रखना है कि कब पेनल्टी पार्टनर पे लग रही है, कब पेनल्टी डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लग रही है और कब पेनल्टी एलएलपी पे लग रही है। ये ध्यान देना जरूरी है। इस सिचुएशन में पेनल्टी किसके ऊपर लग रही है, पार्टनर के ऊपर। क्यों ऐसा हो रहा है सर, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर तो आपका है ही नहीं ना, ये तो कॉन्ट्रावेंशन उसी का है ना कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का जो
रिक्वायरमेंट थी वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो पेनल्टी लगाने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर को ढूंढेंगे कहाँ, क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो किस पे लगाएंगे। जब ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है किसको पकड़ा जाएगा, पार्टनर को पकड़ा जाएगा। इसलिए कह रहे थे एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ ₹10,000 एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन, मतलब 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना था, आपने 35वें दिन अपॉइंट किया, तो 30 दिन जैसे क्रॉस हुए 10,000 रुपये तो आप पे ठोक दिए जाएंगे, 10,000 की पेनल्टी तो लग गई। और साथ ही में कह रहा है अगर कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन होगा, मतलब कि लगातार आप उसको स्टिल फॉलो नहीं कर रहे हो, स्टिल कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, तो 100 रुपये पर डे, हर दिन का 100 रुपये पेनल्टी लगेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर एलएलपी एंड 50,000 फॉर एवरी पार्टनर। मतलब कि हर एक पार्टनर के ऊपर 100 रुपए की पर डे की पेनल्टी लगती जाएगी, कब तक, जब तक वो 50,000 नहीं हो जाता, और एलएलपी के ऊपर कब तक, जब तक वो 1 लाख रुपए नहीं हो जाता। मतलब कि जैसे ही नॉन कंप्लायंस हुआ 10,000 रुपये तो लग गए जी, दोनों के, पार्टनर के भी लग गए और एलएलपी के भी लग गए। और साथ ही में कहा जा रहा है कि अगर तब भी आप नहीं समझे, नहीं सीखे, नहीं आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पेनल्टी, मतलब वो जो सेक्शन था उसकी कंप्लायंस करने में आपको लेट से 10 दिन लग गए, तो 10 दिन के ऊपर 10 इंटू में 100 रुपये पर डे, मतलब 1,000 रुपये पार्टनर से भी लिए जाएंगे, और 10 इंटू में 100 रुपये पर डे मतलब 1,000 रुपये जो है वो एलएलपी से भी लिए जाएंगे कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन के रूप में। ठीक है, तो दिस इज योर पेनल्टी नंबर 1। नाउ आगे बढ़े, खत्म नहीं हुआ अभी। पेनल्टी नंबर 2, इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7, मतलब कि कंसेंट को फाइल करना था, कंसेंट लेना था और कंसेंट को फाइल करना था 30 दिन के अंदर अंदर, अपॉइंटमेंट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंसेंट फाइल करके आरओसी को इंटीमेट करना था, वो आपने नहीं किया, तो क्या होगा, द एलएलपी एंड इट्स एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब इस केस में डीपी है हमारे पास, तो इसलिए हम पार्टनर के पास नहीं जाएंगे, ध्यान देना, इस केस में हमारे पास डीपी है, डीपी अपॉइंट हो चुका है, हमने फाइलिंग नहीं करी है, तो किसको पकड़ेंगे, फाइलिंग करने की जिम्मेदारी किसकी थी, डीपी की थी, तो डीपी को पकड़ा जाएगा, एलएलपी तो बेचारा मुफ्त में कुर्बान हो ही जाएगा। शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ ₹5,000, और अगर कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन होगा तो फर्दर पेनल्टी कितनी लगेगी, 100 रुपये पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम 50,000 रुपये एलएलपी का और 25,000 रुपये कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर का, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर का। ध्यान देना, अगर 4 होंगे तो 4 के ऊपर लग जाएगा। ठीक है सर, तो पहले वाले में 10,000 था और 100 रुपये, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख और उसका आधा 50,000। इस केस में हम कह रहे हैं कितना, इसका हाफ हो गया 5,000। पर डे की पेनल्टी आप हमेशा देखोगे 100 रुपये पर डे ही रहेगा आपका, बट जो हायर लिमिट है वो कम कर दी गई 50,000 एलएलपी के लिए और उसका आधा कर दिया गया डीपी के लिए। नाउ थर्ड आता है आपका, इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 किसकी बात कर रहा था कि भैया जहां पे जो डीपी है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, वो डीपी बनने के सारे प्रोविजन जो कि इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। और सबसेक्शन 9 किसका था, चेंजेस का, चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो भैया ऐसा कुछ हो गया तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा बंदा लेके आना 30 दिन के अंदर अंदर, और नहीं ला पाओगे तो सारे पार्टनर्स को डीपी मान लिया जाएगा। तो उसकी कॉन्ट्रावेंशन अगर हुई है, द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर, अगेन एवरी पार्टनर की बात क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है सेटिस्फाई करना था, कर ही नहीं पाया तो वो डीपी बनेगा ही नहीं, और यहाँ पे तो चेंज की बात हो ही रही है, डीपी हमारा छोड़ के चला गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई या किसी भी रीजन से वो बाहर हो गया। ठीक है, तो फिर से हम किसको पकड़ेंगे, हर पार्टनर को पकड़ेंगे, एलएलपी, और साथ में एवरी पार्टनर शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000, और कॉन्टिन्यू कॉन्ट्रावेंशन होगा तो कितना, 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए, और बंदे के लिए कितना होगा, मतलब पार्टनर के लिए कितना होगा, 50,000 रुपीज। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो आपका ये 1 और जो ये 3 है, इन दोनों के जो पेनल्टी प्रोविजंस है वो मोटा मोटा सेम है, बट यहाँ पे सबसेक्शन 1 के ऊपर लगाया जा रहा है, यहाँ पे सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9 के कॉन्ट्रावेंशन की वजह से लगाया जा रहा है। बट जो पेनल्टी के टर्म्स हैं, मतलब जो फिगर्स हैं, जो आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं इस सेक्शन के अंदर, सबसेक्शन के अंदर, वो मोटे मोटे तौर पे सेम है, जो लिमिट्स है पेनल्टी की वो भी सेम है। इसके अंदर लिमिट अलग है, ये आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपकी बात हो रही थी सबसेक्शन 4 की, जहाँ पे आपको फाइल करना था कंसेंट रजिस्ट्रार के अंदर, वो नहीं किया तो पेनल्टी आपकी इसकी आधी हो जाएगी। मतलब कि अगर आपने 1 याद कर लिया तो आप इसी अकॉर्डिंग 3 याद कर लोगे, और अगर ये दोनों याद हो गए तो आप बोलोगे इसका 50% कर दो, तो वो किसके लिए हो जाएगा, वो आपका सेकंड के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसके अंदर 10,000 का 5,000 हो गया, पर डे 100 ही रहता है, पर हायर लिमिट आपकी अगेन आ जाएगी 1 लाख की 50,000 और 50,000 की 25,000। दीज आर दी ट्रिक्स जिसकी मदद से आप इसको याद कर सकते हो। एंड दिस इज दी 1 सेगमेंट, ये आपका एक सेगमेंट था इस एलएलपी एक्ट का, जो कि हमने यहां तक में अभी तक रैप अप कर लिया है। अब हम शुरुआत करेंगे इनकॉर्पोरेशन की, मतलब कि यहां के बाद अब बात होगी क्या कि एलएलपी अगर बनानी है तो कैसे बनानी है, क्या बनाने के ऊपर फॉर्मेलिटी आती है, उसकी हम बात करेंगे, और जब ये बन जाएगा तब आएगी इसकी क्लोजर की बातें। ठीक है, तो दिस इज 1 सेगमेंट ऑफ योर एलएलपी एक्ट, जो कि हमने पूरी तरीके से डिटेल में कवर कर लिया है, करने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू आफ्टर दैट।